आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ लेकर के आए हुए हैं, इनके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा देख लीजिए, फिर बाकी का आपको इसको बुक से और डिटेल पढ़ना है। एक केस था यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2003 का केस है 1 SSC 49। इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में जरा ध्यान दीजिए। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संशोधन अधिनियम संख्या 46 वर्ष 99 में व संशोधन अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2002 द्वारा लागू किए गए संशोधन कोई भी प्रावधान संविधान के अधिकारातीत नहीं है। ये सेक्शन फर्स्ट से रिलेटेड है। फिर दूसरा यहाँ पर देखिए बात करेंगे वेंकट नरसिंह बनाम लक्ष्मी 7 MLT 296। इस बात में निर्णय किया गया कि विधि का यह एक सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी संविधि जो निहित अधिकारों को छीनती हो भूतलक्षी प्रभाव रखने वाली नहीं होती है। ध्यान देना, जो निहित अधिकारों को छीनती हो भूतलक्षी प्रभाव रखने वाली नहीं होती है। ये भी सेक्शन 1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट केस है 3rd नंबर पॉइंट पर गंगाराम बनाम पूनम चंद ILR 21 बॉम्बे 822 का केस है। ये इस बाद में निर्धारित किया गया कि संहिता एक प्रक्रिया संबंधी विधि है। इसलिए जहां तक प्रक्रिया संबंधी विधि का प्रश्न है, यह तत्व समय लंबित एवं भविष्य की समस्त कार्रवाइयों पर लागू होती है। तो क्या बोल रहे हैं ये, जरा ध्यान इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह तत्व समय लंबित मतलब जो प्रेजेंट में केस पेंडिंग में है वो भविष्य की समस्त कार्रवाइयों पर लागू होगी। अतः जब तक इसके विरुद्ध कोई अच्छे आधार नहीं हो, प्रक्रिया संबंधी कोई भी परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव रखता है। ये धारा बन के पड़े। ठीक है, इस लाइन को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आपको क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से ये आप पढ़ रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक, फिर अगला केस जरा ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 4, पहले ये जो 3rd नंबर था ना गंगाराम बनाम पूनम चंद, इस केस को भी आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट्स में लोग फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें लोगों के मार्क्स ऐसे आते हैं जो 1-2 ही क्वेश्चन सही हो पाते हैं जनरली, बाकी लोगों का नुकसान होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। सीपीसी जिसकी नॉलेज या पकड़ सीपीसी पर बहुत अच्छी होती है, वो लोग एडवोकेसी में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए, वो पैसा कमाना एक अलग बात है और बहुत अच्छा जजमेंट्स भी लेकर के आते हैं वो। गोपाल सिंह बनाम श्रीमती जॉनस्टन AIR 1932 लाहौर का ये केस था 401। इस बाद में निर्णित किया गया कि चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य वाद के दायर किए जाने से लेकर डिक्री के निष्पादन तक की कार्रवाइयों को नियमित एवं नियंत्रित करना है, इसलिए यह शुद्ध रूप से एक प्रक्रिया विधि ही है। ये भी सेक्शन 1 से रिलेटेड है। तो कहा गया कि क्या ये प्रक्रिया विधि है? हाँ, कौन से केस में कहा गया था? ये गोपाल सिंह बनाम श्रीमती जॉनस्टन का जो केस है, इस केस में ये निर्धारित किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये जो आपने सबसे पहले जब डायरेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, उस समय आपको ये बताया गया था, इसका जो प्रियम्बल है वो पढ़ के सुनाई गई थी। उसमें भी यही बात लिखी हुई थी जो इस केस में आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इस बाद में निर्णय किया गया कि चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य वाद के दायर किए जाने से लेकर डिक्री के निष्पादन तक की कार्रवाइयों को नियमित एवं नियंत्रित करना है, इसलिए यह शुद्ध रूप से प्रक्रिया विधि ही है। कौन सी? ये प्रोसीजरल लॉ कहलाता है। किस केस में कहा गया था? ये गोपाल सिंह बनाम श्रीमती जॉनस्टन के केस में ऐसा कहा गया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। 5th नंबर का केस है RR चेटियार
एवं एक अन्य बनाम बी शिवरमन एवं अन्य 99 4 SSC 89 का केस है ये। देखिए, इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी भी डिक्री में निम्न आवश्यक तत्व होने चाहिए। डिक्री जो कि आपने सेक्शन कौन से में पढ़ा था, 2 पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना गाइस? हाँ, उसकी जो डेफिनेशन है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। फर्स्ट में एक बाद में न्याय निर्णय होना चाहिए। सेकंड में न्याय निर्णय से विवाद विषयों में से किसी एक या सबके संबंध में पक्षकारों का अधिकार अवधारित किया जाना चाहिए। और तीसरा है यहाँ पर, ऐसा अवधारण एक निश्चायक अवधारण होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति हो। तो ये 3 पॉइंट इन्होंने बताए हुए हैं, फिर भी आप डेफिनेशन पढ़िएगा और अपने अकॉर्डिंग इनको निकाल सकते हैं। 4-5 भी आपको मिल जाएंगे। तो मेन जो पॉइंट्स हैं कि किसको आप डिक्री बोलोगे, तो डिक्री के लिए ये तीनों इसमें, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जिसमें इंक्लूड हो जाएं, वो हम मान लेंगे कि ये डिक्री है। कौन सा केस है इससे संबंधित, RR चेट्टियार एवं एक अन्य बनाम बी शिवरमन एवं अन्य 1999 4 SSC 89 का एक केस है। तो RR चेट्टियार करके आप केस ऐसे याद इसको कर सकते हैं। ये अगला जो केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही VIP, बहुत जगह ये पूछा गया सीधा सीधा सा। देखिए, उषा बहन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर AIR 1978 गुजरात 13 का ये केस है। इसको आप VIP कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ था, देखिए जरा। फिल्म जय मां संतोषी मां, जय संतोषी मां के नाम से एक फिल्म थी के प्रदर्शन के विरुद्ध इस आधार पर बात संस्थित किया गया कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाती है। यह धारित किया गया कि यह सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, क्योंकि ऐसी आशंका से सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्म का प्रदर्शन वादी और उसके सह-धार्मिक व्यक्तियों की भावनाओं से आहत करेगा, किसी विधिक अथवा दीवानी अधिकार का सृजन नहीं करती है। तो ये धारा 9 से रिलेटेड है और ये केस कई बार पूछा गया, तो इसको आपको थोड़ा सा VIP करके रखना है। ये जो 7 नंबर का है, इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। सुरेश कुमार सिंधी बनाम किरीट कोटजा AIR 2005 NOC 257 उड़ीसा का केस है। इस वाद में धारा 10 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्त दोनों वादों का एक ही पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच होना आवश्यक है के विषय में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि जहां पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वाद के पक्षकार एवं विवादक भिन्न भिन्न हों, वहां पश्चातवर्ती वाद की सुनवाई को रोके जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। तो ये 10 में बात की गई कि जो पहले ही डिसाइड कर दिया गया, तो क्या उसको दोबारा से वो ऐसे किया जा सकता है, तो उसके संबंध में ये केस है सेक्शन 10 से, अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट केस पर ध्यान दीजिए। केस नंबर 8, मनोहर लाल बनाम हीरालाल AIR 1962। मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राम बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि धारा 10 के प्रावधान आदेशात्मक, आज्ञापक यानी कि मैंडेटरी एवं बाध्यकारी हैं और न्यायालय इसमें अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, मनोहर लाल बनाम हीरालाल। इस बाद में अभी निर्धारित किया गया कि धारा 10 के जो प्रावधान है वो आदेशात्मक, आज्ञापक एवं बाध्यकारी है। तो 3 इसमें पॉइंट्स मिलते हैं, इनको आपको बताना है कि सेक्शन जो 10 है उसमें क्या क्या इसके जो प्रोविजंस हैं वो कैसे हैं, आदेशात्मक हैं, आज्ञापक हैं और बाध्यकारी भी है। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, 1, 2 और 3। और न्यायालय इसमें अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, ये सेक्शन 10 से रिलेटेड है।
केस नंबर 9 पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पीसी जसरत बनाम श्रीमती अमृत जसरत, AIR 1967, और ये पंजाब का केस है 148। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इस बाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस आशय का निर्णय दिया कि, यहाँ पर एक चीज आपने देखी है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, तो दोनों दो हाई कोर्टों ने एक साथ दिया है क्या जजमेंट? कोई बता पाएगा यहाँ पर? एक्चुअली सर वो दोनों स्टेट्स का एक ही है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक ही है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस आशय का निर्णय दिया कि धारा 10 के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र के अस्वीकार किए जाने पर पारित स्थगन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देखिए यहाँ पे धारा 10 के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना के अस्वीकार किए जाने पर पारित जो स्थगन का जो आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। ये लाइन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर धारा 10 के अकॉर्डिंग कोई भी स्थगन का आदेश दिया गया उसकी अपील नहीं की जा सकती। इसका कारण देखिए, क्योंकि ऐसा आदेश ना तो अज्ञप्ति यानी कि डिक्री की कैटेगरी में आता है और ना ही अपील योग्य आदेशों की सूची में आता है। तो धारा 10 के द्वारा कोई भी स्थगन, अगर कोई भी ऑर्डर दिया गया है तो ना तो वो डिक्री है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि धारा 10 के अकॉर्डिंग दिए गया आदेश क्या डिक्री है या आदेशों की अपील योग्य आदेशों की अपील योग्य आदेश है। तो यहाँ दोनों में आपको आंसर आएगा नो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इनको स्टडी कर लीजिए और इनको पढ़ना भी है, मैं इसकी PDF भी आपको भेज रहा हूँ। नंबर केस पर जरा ध्यान दीजिएगा। रामचंद्रन पिल्लई बनाम नीलांबल AIR 1923 मैड 88। इस बात में निर्धारित किया गया कि धारा 10 के अंतर्गत पारित किया गया स्थगन आदेश न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित होता है, अतएव उसके विरुद्ध पुनरीक्षण रिवीजन किया जा सकेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो जहाँ पर आदेश की कोई अपील ना होती वहाँ पर क्या किया जा सकता है, रिवीजन या फिर रिव्यू की प्रोसेस यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ रिवीजन को वैलिड किया गया। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझिए कि जहाँ पर किसी भी कोई भी ऐसा ऑर्डर है जिसकी ना तो अपील हो सकती है, जिसकी अपील नहीं हो सकती है, उनके लिए रिवीजन और रिव्यू के प्रोविजंस होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि इस बाद में निर्धारित किया गया कि धारा 10 के अंतर्गत पारित किया गया कोई भी स्थगन आदेश यहाँ पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित होता है, अतएव उसके विरुद्ध पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन किया जा सकेगा। अब जहाँ जिसकी अपील भी नहीं हो सकती तो क्या करेगा वो, अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो यहाँ रिवीजन की एप्लीकेशन लगा सकता है। कौन से केस में कहा गया, किसका नाम बताइए जल्दी से। देखो दिख रहा है क्या आप लोगों को, जल्दी से बताओ। रामचंद्रन पिल्लई वर्सेस नीलांबल। ठीक है, ये अब केस नंबर 11 पर जरा ध्यान दीजिए। SR आचार्य बनाम पुरुषोत्तम AIR 1953 बॉम्बे 393 का केस है। इस बाद में निर्णित किया गया कि धारा 11 में प्रतिपादित प्रांग न्याय इनकी रेस जुडिकेटा कौन से सेक्शन में दिया गया, ये सिविल जज 2009 में सीधा MP में क्वेश्चन पूछा गया था। ये MP CJ 2009 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रांग न्याय की परिभाषा बताइए कहाँ दी गई है, सीधा सा क्वेश्चन था। तो इसको कुछ लोग इसको प्रांग न्याय बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को रेस जुडिकेटा कहा जाता है। का सिद्धांत मात्र एक तकनीकी सिद्धांत नहीं है, वह इस सामान्य नियम पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को उसी एक बाध हेतु के लिए दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा। उसी बात हेतु के लिए मतलब जिस मैटर पर कोई केस की सुनवाई हो चुकी है उन्हीं पक्षकारों के बीच में, तो दोबारा से फिर उसी को वो नहीं लगाया जा सकता। तो यह मुकदमेबाजी की समाप्ति और निर्णय की निश्चयात्मकता यानी कि कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट
के सिद्धांत पर आधारित एक मूलभूत सिद्धांत है। इसको भी आप वीआईपी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से इसका सेक्शन 11 या फिर रेस जुडिकेटा के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऐसा भी किया आ सकता है। तो ये आपको इस तरह से इसको आपको याद रखना होगा। केस नंबर 12 पर थोड़ा सा नजर डालिएगा। एस.डी. घोषाल बनाम श्रीमती देवराजन देवी। इस बाद में न्यायिक निर्णयों की अनियमितता यानी कि फाइनलिटी प्रदान करने की आवश्यकता पर आधारित यह सिद्धांत यह कहता है कि जो मामला एक बार पहले निर्णीत हो चुका हो उसका न्याय निर्णय नहीं किया जाएगा। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। सत्याचरण बनाम देवराजन AIR 1962 SC 941 का केस है। इस बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रांग न्याय के सिद्धांत का बड़े ही सटीक और स्पष्ट शब्दों में सुंदर विवेचन करते हुए कहा कि प्रांग न्याय का सिद्धांत न्यायिक निर्णयों को अनियमितता देने की आवश्यकता पर आधारित है। यह कहता है कि किसी न्यायालय द्वारा एक बार निश्चित की गई बात पर पुनः निर्णय नहीं किया जाएगा। मुख्य रूप से यह पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती मुकदमेबाजी के बीच लागू होता है, जब एक विषय चाहे वह तथ्यगत प्रश्नों पर हो अथवा विधिगत प्रश्नों पर एक बाद या कार्रवाई में दो पक्षकारों के मध्य निर्णीत हुआ है और वह निर्णय क्योंकि या तो उच्चतम न्यायालय में कोई अपील की गई थी या कोई अपील रद्द की गई थी। या अपील नहीं हो सकती थी। अंतिम है तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य भविष्य में बाद अथवा कार्रवाई में किसी भी पक्षकार को उस विषय को पुनः स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी। प्रांग न्याय का यही सिद्धांत वादों के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में समाविष्ट है, परंतु जहां धारा 11 लागू नहीं होती वहां भी मुकदमेबाजी में अनियमितता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए न्यायालयों के द्वारा प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू किया जाता है। इसका यह परिणाम है कि प्रारंभिक और साथ साथ उच्चतम न्यायालय किसी भविष्य की मुकदमेबाजी में इस आधार पर अग्रसर होंगे कि पूर्ववर्ती निर्णय सही थी। ये सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट किस पर जरा ध्यान दीजिए। तो प्रांग न्याय जो सेक्शन है, प्रांग न्याय का मतलब होता है पूर्व निर्णय। जो पूर्व निर्णय हैं तो उन्हीं पक्षकारों के बीच में उन्हीं सेम मैटर पर बार बार कोर्ट में केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नंबर 14 पर एक नज़र डालिए। शिवदान सिंह बनाम दरियाव कुमार AIR 1956 SC 1332। इस बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेषित किया कि जहां बाद विचारण न्यायालय द्वारा अधिकारिता के अभाव में या वादी के व्यतिक्रम में या पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर या इस आधार पर कि बाद तुच्छ रूप से विचलित किया गया था या तकनीकी भूल के आधार पर या वादी द्वारा प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जबकि वह वादी को डिक्री के लिए अधिकृत करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित था प्रस्तुत करने में असफलता के लिए या बाद व्यय के लिए प्रतिभूति प्रदान करने में असफलता के लिए अनुचित मूल्यांकन के आधार पर या ऐसे बाद पत्र पर अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में असफलता के लिए जिसका कम मूल्यांकन किया गया था या बाद हेतु के अभाव में इस आधार पर कि यह बाद अपरिपक्व है वहाँ बाद का खारिज किया जाना जो गुणों पर आधारित नहीं है पश्चातवर्ती बाद में प्रांग न्याय के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर प्रांग न्याय का मतलब ये नहीं है कि कोई मिस्टेक की वजह से जैसे पक्षकारों के यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शुरू करते हैं इसको हम लोग। जहाँ पर अधिकारिता का अभाव या वादी के व्यतिक्रम, कोई वादी ने कोई व्यतिक्रम कर दिया है पक्षकारों के असंयोजन कुसंयोजन के आधार पर
या तुच्छ रूप से विरचित किया गया था, या कोई तकनीकी भूल के आधार पर, या वादी द्वारा प्रवोट या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, जबकि वह वादी को डिक्री के लिए अधिकृत करने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित था। प्रस्तुत करने में असफलता के लिए कोई अगर डॉक्यूमेंट मंगाया गया और उसकी असफलता के लिए अगर ऐसा किया गया, केस को खारिज कर दिया जाता, तो फिर उसी मैटर पर दोबारा केस लगाया जा सकता है। मतलब ये सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कवर नहीं होगा। फिर आगे जरा ध्यान दीजिए, या बाद व्यय के लिए प्रतिभूति प्रदान करने में असफलता के लिए अनुचित मूल्यांकन के आधार पर ऐसे बाद पत्र पर अतिरिक्त न्याय शुल्क का भुगतान करने में असफलता के लिए जिसका कम मूल्यांकन किया गया था। जैसे मान लीजिए केस लगाने गए तो उस समय उसकी जो वैल्यू यानी कि कैलकुलेशन जो किया गया था केस का, वो मान लीजिए फीस लगनी थी 1.5 लाख रुपीज़ और किसी ने बताया जमा करवा दिए 50,000 ओनली, तो 1 लाख रुपए और जमा करना पड़ेगा। तो जब तक वो 1 लाख रुपए और जमा नहीं करेगा तो केस यहाँ पर या तो खारिज कर दिया जाएगा। अगर खारिज कर दिया गया है तो फिर उसको सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा कि ये पूर्व न्याय में हो गया। ऐसी बातों के लिए नहीं माना जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। या बाद हेतु के अभाव में या इस आधार पर यह बात अपरिपक्व है कि वहाँ बाद का खारिज किया जाना जो गुणों पर आधारित नहीं है। मेरिट्स और डिमेरिट्स पर अगर कोई केस फाइनल करके उसको खारिज कर दिया जाता है या डिसीजन कर दिया जाता है तो बिल्कुल वो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग आएगा। और जहाँ पर मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी कि गुणों के आधार पर नहीं है, वहाँ पर नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन अभी हम आपको वैसे भी पढ़ाएंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। तो अभी केवल आप केस लॉ ये समझिए कि इस केस में क्या कहा गया। पश्चातवर्ती बाद में प्रांग न्याय के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा। तो अगर इस आधार पर कर दिया गया जहाँ पर मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में तो सुनवाई हो ही नहीं पाई, केवल अभी तो उसकी फॉर्मेलिटी के आधार पर ही केस खारिज हो गया। तो ये सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग ना तो डिक्री में आएगा ना ही उसमें आएगा कि जिसकी वजह से सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग माना जाए। पॉइंट्स पर जरा ध्यान देते हैं। शिवदान सिंह बनाम दरियाव कुमार AIR 1966 SC 1332। अब देखिए जरा इसमें क्या कह रहे हैं ये कि बाद में यह निर्णित किया गया था कि प्रांग न्याय का सिद्धांत एक सुविधा का नियम है, ना कि पूर्व न्याय एब्सोल्यूट जस्टिस का है। यह एक प्रक्रिया का नियम है, रूल ऑफ प्रोसीजर है। किस केस में कहा गया ये? शिवदान सिंह बनाम दरियाव कुमार AIR 1966 SC 1332 में। नेक्स्ट केस पर जरा ध्यान दीजिए। फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम प्रभात मंडल अंधेरी AIR 1986 SC 391। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 6 में वर्णित प्रांग न्याय का सिद्धांत लोकहित वादों पर भी लागू होता है, ये धारा 11 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 11 का ये जो 6 नंबर का जो स्पष्टीकरण है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो लोकहित वाद होते हैं उन पर भी लागू होगा। 60 नंबर केस पर जरा ध्यान दीजिए। GK डुडानी बनाम SD शर्मा AIR 1966 SC 1455 और 1463 का ये केस है, जरा ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बाद में अब निर्धारित किया कि प्रांग न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सभी रिटों पर लागू होता है सिवाय हैबियस कॉर्पस की याचिका के। हैबियस कॉर्पस कॉन्स्टिट्यूशन ये आर्टिकल 226 में क्या दिया, इसका मतलब क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी, बंदी प्रत्यक्षीकरण मीन्स यू हैव द बॉडी को प्रेजेंट करिए, आपके पास जो बॉडी उसे प्रेजेंट करिए। तो इससे संबंधित है ये रिट निकाली जाती है। यही रिट सेम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग भी निकाली जाती है। तो ये सेक्शन 11 से रिलेटेड है। यहाँ पर केस कौन सा है? GK डुडानी बनाम SD शर्मा AIR 1986 SC 1455 और 1463 का। 20 नंबर पर नजर डालिए जल्दी से। नीलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस बाद में अब निर्धारित किया गया कि धारा 27 में प्रयुक्त शब्दों की हित रीति से उस दिन जो बात संस्थित करने की तिथि से 30 दिन से अधिक ना हो का अर्थ यह नहीं है कि समन की तामील
अवश्य ही 30 दिन के भीतर होनी चाहिए। और इसका यह तात्पर्य है कि पक्षकार को 30 दिन के भीतर सभी अनिवार्य कदम उठाने चाहिए जो न्यायालय को समर्थ बनाता है कि वह समन जारी कर सके। इसी में अगला जो पॉइंट है जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। केस दोनों लगभग एक ही हैं, केवल यहाँ पर ये चेंज है। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए। सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003-1 SSC 49 के मामले में यह निर्धारित किया गया कि इस संशोधन का उद्देश्य वादी के समन जारी किए जाने में विलंब कारित किए जाने से वादी को रोकना। यदि वादी समन जारी करने के लिए 30 दिनों के भीतर अपेक्षित आदेश का शुल्क व अन्य औपचारिकताएं पूरी कर देता है, तब यह माना जाएगा कि वादी ने धारा 27 के उपबंधों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया है, भले ही न्यायालय ने 30 दिनों की समाप्ति के पूर्व समन जारी करने में असमर्थ हो या समन जारी न करता हो। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 5 प्रतिवादी को समन और आदेश 16 साक्षी को समन किए जाने का उपबंध करता है। केस नंबर 18 पर एक नज़र डालिए। केरल राज्य बनाम महाप्रबंधक AIR 1965 केरल 277 का एक केस देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये। इस बाद में यह निर्धारित किया गया कि जहां भारत संघ या राज्य द्वारा रेलवे पर प्रशासन किया जाता है, वहां रेलवे प्रशासन के विरुद्ध दावे के परिवर्तन के लिए बाद रेलवे प्रशासन को पक्षकार बनाए बिना भारत संघ या राज्य के विरुद्ध संस्थित किया जा सकता है। धारा 79 ये सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003-1 SSC 49 ये केस आप जस्ट अभी पढ़ चुके थे, फिर भी थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स आप चाहो तो देख लीजिए। इस बात में अब निर्धारित किया गया कि यदि मध्यस्थम सुलह लोक अदालत या मध्यस्थता के माध्यम से न्यायिक निपटारा द्वारा समस्त प्रयासों के बावजूद वादों का हल नहीं होता है, तभी मामले में विचारण न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। अगर यहाँ पर मध्यस्थम सुलह द्वारा या कोई लोक अदालत के द्वारा किसी केस का निपटारा किया गया लेकिन वो फिर भी हल नहीं हो पाया, तो ये विचारण किया जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा। इसी मामले में आगे यह संप्रेषित किया गया कि कानून विलंब तथा न्यायाधीशों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो गया है कि पक्षकारों के मध्य मुकदमेबाजी को शीघ्र समाप्त करने के वैकल्पिक विवाद समाधान का सहारा लिया जाए। यह धारा 89 में प्रोविजंस किए गए। धारा 89 न्यायालय के बाहर विवादों के निस्तारण की व्यवस्था करती है। इन संशोधनों में कोई संवैधानिक कमी नहीं है। तो कौन सी धारा ये 89? इस धारा के उपबंध विधि आयोग और मलिमत समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इसके अनुसार न्यायालयों के लिए यह आबद्ध कर दिया जाए कि जब किसी बाद में विवादक विरचित कर दिए जाएं, यानी कि फैक्ट इशू बना लिए जाएं किसी केस में, तत्पश्चात विवाद मध्यस्थम सुलह मध्यस्थता न्यायिक निपटारा या लोक अदालत के माध्यम से समाधान के लिए निर्दिष्ट करें। यदि पक्षकार ऊपर बताए गए वैकल्पिक विवाद विस्तारण तरीकों से विवाद के समाधान में असफल रहते हैं, तभी बाद में आगे की कार्रवाई हो। उपरोक्त विचारों के संदर्भ में धारा 89 को सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 46/99 की धारा 7 के माध्यम से अंतर स्थापित किया गया है। तो जरा देखिए यहाँ पर कौन सा सेक्शन है 89। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि वैकल्पिक समाधान की व्यवस्था सेक्शन 99 और कौन सा संशोधन संशोधन अधिनियम 46/99 की धारा 7 के अकॉर्डिंग इसको इंक्लूड किया गया। इसमें ये 2 बातें इसमें पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। केस कौन सा है ये फिर से देख लीजिए इसको। सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003-1 SSC 49 का ये केस है। केस नंबर 20 पर एक नजर डालिए जल्दी से। मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल AIR 1962
SC 527। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात में अपने निर्णय के माध्यम से कहा कि न्यायालयों को धारा 159 अंतर्निहित शक्तियाँ, ये थोड़ी सी बहुत फेमस हैं, इनको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछा जाता है, इनहेरेंट पावर कहाँ दी गई है, तो आपको ये सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो सेक्शन आपको बताना 151 जैसा कि इसमें दिया गया है के अधीन अस्थायी अध्यादेश जारी करने का अधिकार उन परिस्थितियों में भी है जहां वे आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के बाहर है। ये सेक्शन कौन सा है? 94 के अकॉर्डिंग ऐसी प्रोसेस बताई गई है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, केस नंबर 21 पर ध्यान देते हैं। विश्वनाथ सिंह बनाम अब्दुल जब्बार 1947 AIR 518। इस वाद में अब निर्धारित किया गया कि धारा 107 से अपील न्यायालय को प्राप्त शक्ति की विवेचना से स्पष्ट है कि प्रतिप्रेषण का आदेश वहीं दिया जा सकता है जहां अधीनस्थ न्यायालय ने पूरे वाद को किसी प्रारंभिक बात यानी बिंदु निपटा दिया है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपील में उलट दिया है। और अगली लाइन में जरा ध्यान दीजिएगा, अगर उपयुक्त दोनों शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं होती तो वहाँ प्रतिप्रेषण का आदेश नहीं दिया जा सकता। ये सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट केस पर जरा ध्यान दीजिएगा। छोटो भाई बनाम बाई काशी AIR 1941 बॉम्बे 365। इस बाद में निर्देश के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। निर्देश का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों के ऐसे मामलों में जिनमें अपील नहीं होती है उच्च न्यायालय की विधि के प्रश्नों पर राय प्राप्त करने से बच सकेगा, जिसका उपचार बाद में नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 113 से रिलेटेड। नेक्स्ट केस पर देखेंगे, दिवाली भाई बनाम सदाशिव दास 1900 AIR 24 बॉम्बे 310 का केस है। इस बाद में अब निर्धारित किया गया कि निर्देश केवल मामले में निर्णय पारित किए जाने के पूर्व भी किया जा सकता है। मामले में निर्णय पारित कर दिए जाने के पश्चात निर्देश नहीं किया जा सकता। सेक्शन 113 एवं ऑर्डर 46 से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट केस 24 पर जरा नजर डालिए। एम कैथोलिक AIR 1954 SC 526 का केस है ये। सर्वोच्च न्यायालय ने छाजूराम बनाम नेकी AIR 1922 PC के बाद में प्रिवी काउंसिल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एम कैथोलिक बनाम MP अबनासियस नामक वाद में अब निर्धारित किया कि अन्य पर्याप्त कारण पद से तात्पर्य पर्याप्त आधारों पर एक तर्क या कारण जो कम से कम उनके द्वारा सदृश हो जो नियम में निर्दिष्ट हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। पुनर्विलोकन का आवेदन उन्हीं आधारों पर दिया जा सकता है जिन्हें धारा 114 और ऑर्डर 47 नियम 1 में उपबंधित किया गया है। ये आधार निम्न है। आधारों पर जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी नए और महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य का प्रकटीकरण। दूसरा, ऐसी भूल या त्रुटि जो अभिलेख के सकृत दर्शाने यानी कि दिखने से ही प्रकट है, सदृश, इसको कर लीजिए। और तीसरा, कोई अन्य पर्याप्त कारण है। तो ये 114 और ऑर्डर 47 का जो रूल नंबर 1 है इसके अकॉर्डिंग ही पुनर्विलोकन का परमिशन दी जा सकती है। नंबर 25 पर एक नज़र डालिए। मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल AIR 1962 SC 527। इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि अंतर्निहित प्राधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है। यह एक ऐसा अधिकार है जो न्यायालय में अंतर्निहित है, इसलिए कि उसका कार्य जो पक्षकार उसके समक्ष हैं उनके बीच न्याय करना है। धारा 151 अंतर्निहित अधिकार प्रदत्त नहीं करती है, वरन यह इंगित करती है कि न्यायालय में ऐसा अधिकार है और उसका उपयोग न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए या न्याय करने के लिए
या न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए किया जाना चाहिए। तो इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करने के लिए इसके बाद ये संबंधित केस है मनोहर लाल बनाम सेठ हीरा लाल, EIR 1962 SC 521 का केस है। केस नंबर 26 पर एक नज़र डालें। सत्यव्रत विश्वास बनाम कल्याण कुमार किस्कू, EIR 1994 SC 1837। देखिए जरा ध्यान दीजिए। इस बात में निर्धारित किया गया कि जहां किसी संपत्ति के बारे में यथास्थिति स्टेटस क्यो का आदेश दिया गया है, वहां ऐसी संपत्ति में उपपट्टे का निर्माण यहाँ तक कि उस किराएदार के द्वारा जो भी यथास्थिति वाले अंतर्विष्टि आवेदन पक्षकार नहीं था, उस सब क्या है अवैध है। जहाँ पर यथास्थिति का आदेश दिया गया है उसमें इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। नंबर 27 पर एक नजर डालिए। रजनी बाई बनाम कमला देवी, EIR 1966 SC 1946। इस बात है कि मात्र यह तथ्य कि संपत्ति के बारे में कोई बात मूर्त अधिकार को लेकर नहीं है, यह व्यादेश के अनुतोष के लिए आदेश 39 और रूल नंबर 1 और 2 के अंतर्गत कोई वर्जना नहीं है। न्यायालय को धारा 151 के अंतर्गत भी व्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट केस देखिए 28 नंबर। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, EIR 1983 SC 1272। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, EIR 1983 SC 1272। इस बाद में निर्धारित किया गया कि वन का अविलंब सहारा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 41 खा के प्रावधानों को अकृत करने के लिए नहीं लिया जा सकता। 29 में देखिए, मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजीराम, EIR 1978 SC 84। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिवचन के मुख्यतः दो उद्देश्य बताए हैं: पक्षकारों को मामलों के तथ्यों से अवगत कराना एवं व्यतिक्रम डेविएशंस को रोकना। ये ऑर्डर 6 रूल नंबर 1 से रिलेटेड है। केस नंबर 30 पर एक नज़र डालिए। अचरा सिंह बनाम ओम प्रकाश गर्ग, EIR 1981 PNH 179। यह अभिवचन में संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण बात है। इस मामले में निर्णित किया गया कि जहां संशोधन काफ़ी लंबे समय बाद चाहा गया हो और प्रभाव का कोई कारण प्रदर्शित नहीं किया गया हो, वहां संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंग। 31 नंबर केस पर जरा नज़र डालिए। मैनेजर फाइनेंस हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम कैनरा बैंक, EIR 2010 गुजरात 5। इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा। ये EIR 2010 गुवाहाटी। इस मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है। देखिए इसमें प्रोसेस को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इस मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि न्यायालय 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है, क्योंकि 90 दिन में लिखित कथन पेश करने का प्रावधान आदेशात्मक नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए कि क्या 90 दिन में कथन प्रस्तुत करने के लिए वो आदेशात्मक कथन है क्या, तो बोले कि आदेशात्मक नहीं है। कौन से केस में कहा गया था? ये जो केस आप देख रहे हैं, मैनेजर फाइनेंस हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम कैनरा बैंक, EIR 2010 गुवाहाटी 155 का ये केस है। यहाँ तक कि ऐसे मामलों में विलंब माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन किया जाना भी आवश्यक नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है तो 90 दिन के बाद भी ऐसा कर सकते हैं। ये ऑर्डर 8 के अकॉर्डिंग ऐसा है। नेक्स्ट केस देखिए जरा 32 नंबर पर। राम 22। इस बात के तथ्य इस प्रकार है कि आ द्वारा बा के विरुद्ध
महंत के पद के लिए अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद संस्कृत किया जाता है। अज्ञप्ति के पूर्व आ की मृत्यु हो जाती है। दावाकृत अधिकार एक सूर्य अधिकार होने के कारण वाद का उपशमन हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखिए, जरा ध्यान दीजिए। उषावेन, नवीन चंद्र त्रिवेदी और अन्य बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर और अन्य, AIR 1978, गुजरात 13। ये केस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसका रिपीट हुआ, देखिए जरा ध्यान दीजिए। फिल्म जय संतोषी माँ के प्रदर्शन के विरुद्ध इस आधार पर वाद संस्कृत किया गया कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तथा अपदूषण कारित करती है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं पाया गया और यह धारण किया गया कि सुविधा का संतुलन इसके प्रदर्शन के पक्ष में है, अतः अस्थायी व्यदेश जारी नहीं किया जा सकता। देखिए जरा 34 पर, नागराव बनाम नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, AIR 2001, बॉम्बे 402 का केस है ये। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही के एक मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का कब्जा हो, वहां उसके पक्ष में व्यदेश जारी किया जा सकता है यदि ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जरा इन पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है, बेकब्जा किए जाने पर उसे अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। बम्बई उच्च न्यायालय के इस बाद में भी अस्थायी व्यदेश के लिए यही 3 सिद्धांतों की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट केस जरा ध्यान दीजिएगा 35 नंबर पर, प्रेमचंद शुराना बनाम लक्ष्मी चंद पारक, 1970, MPLJ 598। इस बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि द्वितीय अपील विधि की किसी सारभूत प्रश्न के आधार पर की जा सकती है, तथ्य के प्रश्न पर नहीं, सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग। केस है प्रेमचंद शुराना बनाम लक्ष्मी चंद पारक। नेक्स्ट केस पर जरा ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ बनाम शेख अब्दुल जब्बार, 1947, AIR 18। इस बाद में धारित किया गया कि संहिता की धारा 151 के अंतर्गत दी गई अंतर्निहित शक्तियों के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। यदि ऐसे आदेशों पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण किया जा सकता है। तो ये हम लोग पहले भी ये पॉइंट पढ़ चुके हैं। 37 नंबर केस पर नजर डालिए, श्रीमती ओम प्रभा जैन बनाम अविनाश चंद्र और अन्य। यह बात सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 6 नियम 2 से संबंधित है। प्रमुख बात है, इसमें विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के नियम 2 के अनुसार कोई भी पक्षकार केवल अपने अभिवचन में किए गए कथनों के समर्थन में ही साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, वह ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता जिससे अभिवचन में उनके द्वारा किए गए कथनों का खंडन होता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा 38 नंबर केस, श्रीवास्तव बनाम श्रीमती वीणा, AIR 1967, SC 1193। यह बात सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 2 तथा धारा 37 से संबंधित है। इसमें महत्वपूर्ण बात है, देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 21 नियम 2 के अंतर्गत जहां किसी प्रकार की अज्ञप्ति के अधीन देय कोई धन न्यायालय से बाहर दिया जाता है या किसी प्रकार की अज्ञप्ति या उसके किसी भाग का समायोजन अज्ञप्तिधारी को समाधान के रूप में अन्यथा कर दिया जाता है, वहां अज्ञप्ति का निष्पादन करने वाला न्यायालय ऐसी देनगी या समायोजन को अभिलिखित कर सकेगा। लेकिन आवश्यक यह है कि अज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी सूचना न्यायालय को दे देनी चाहिए। यदि अज्ञप्तिधारी ऐसी सूचना नहीं देता है तो निर्णीत ऋणी इस प्रकार की सूचना न्यायालय को दे सकेगा। तो यहाँ पर अगर न्यायालय के बाहर कोई भी लेन देन होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन कोर्ट को होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पॉइंट पर एक नजर डालिए, समायोजन के लिए उभय पक्षों की सहमति आवश्यक है। धारा 47 के अंतर्गत अज्ञप्ति का निष्पादन करने वाला न्यायालय उन सभी प्रश्नों का अवधारण कर सकेगा जो उस वाद के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा हुए हों।
जिसमें कि अज्ञप्ति पारित की गई थी और जिनका संबंध अज्ञप्ति के निष्पादन, उन्मोचन और तुष्टि से है। तो ये धारा को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये VIP है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, इस नंबर 39 पर प्रेमराज बनाम DLF एंड C लिमिटेड और अन्य AIR 1968 SC 1355 का ये केस है। तो देखिए जरा जल्दी से, उच्चतम न्यायालय ने इस बात में अपीलार्थी की अपील को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय की पुष्टि की तथा विधि के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 7 में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार कोई भी वादी अपने वाद पत्र में एकाधिक वैकल्पिक अनुतोषों की अध्यर्थना कर सकता है, चाहे वे एक दूसरे से असंगत ही क्यों ना हो, लेकिन वाद पत्र में दर्शित किया जाना आवश्यक है कि उसे प्रत्येक अनुतोष के लिए वाद कारण यानी कि कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त है एवं ऐसे प्रत्येक अनुतोष के लिए उसका वाद चलने योग्य है। और सेकेंड नंबर पॉइंट पर जरा नजर डालिएगा, यहाँ वादी को कोई वाद कारण प्राप्त ना हो और ना ही उसका वाद अन्यथा चलने योग्य हो, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विचाराधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसे चलाने योग्य मान लिया हो। वहाँ यदि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है तो उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे निरस्त कर सकता है। इसी के नंबर पॉइंट्स पर जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा केस आप पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रेमराज बनाम DLF एंड C लिमिटेड और अन्य का ये केस है। ये ऑर्डर 7 नियम 7 से रिलेटेड है और सेक्शन 115 के अकॉर्डिंग इसमें पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन की पावर्स को यूज़ करते हुए हाई कोर्ट अगर कोई भी ऐसा निर्णय दिया गया जो त्रुटिपूर्ण था उसको क्या कर सकता है, यहाँ पर निरस्त कर सकता है। इस नंबर 40 पर एक बार नजर डालिए, ऋषभदेव चामरिया बनाम राधा कृष्णन चामरिया और अन्य AIR 1953 SC 23 का केस है। ये प्रस्तुत बात सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 एवं धारा 115 से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर 151 में क्या दिया गया, इनहेरेंट पावर यानी कि अंतर्निहित शक्तियों की बात की गई है और सेक्शन 115 में रिवीजन की बात की गई, इनके पुनरीक्षण की बात की गई है। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग इस पर। इस बाद में विधि के निम्नांकित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। कौन कौन से सिद्धांत हैं, फर्स्ट में जरा ध्यान दीजिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत अज्ञप्ति का निष्पादन करने वाले न्यायालयों को यदि वह आकस्मिक भूलवश किसी निष्पादन के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर देता है तो उसे अपनी भूल परिमार्जित कर निष्पादन प्रार्थना पत्र को पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग ऐसी पावर दी गई। कौन सा केस पढ़ रहे थे हम लोग, केशव देव चामरिया बनाम राधा कृष्ण चामरिया और अन्य AIR 1953 SC 23 का ये केस है। सेकेंड नंबर पॉइंट पर एक नज़र डालिए, निष्पादन न्यायालय के ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है क्योंकि वह किसी अज्ञप्ति के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित प्रश्न का अवधारण नहीं करता है। तो यहाँ क्या कहा गया कि न्यायालय जो निष्पादन न्यायालय के ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो निष्पादन देखिए, कोई दूसरा कोर्ट ने अगर आदेश दिया हुआ है और एग्जीक्यूशन किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, तो जो एग्जीक्यूशन करवाने वाला कोर्ट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर पॉइंट पर, ऐसे आदेश में उच्च न्यायालय धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकता है जबकि कब कर सकता है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया हो जो उसमें विधि द्वारा विहित नहीं है, तब रिवीजन किया जा सकता है। सेकेंड नंबर पॉइंट पे, अधीनस्थ न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा हो जो उसमें विधि द्वारा निहित है। तीसरा पॉइंट,
अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने अधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूपेण या सार्वजनिक अनियमितता से कोई कार्य किया हो तो भी यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। तो ये कुछ संबंधित थे 40 केस हैं, इनको थोड़ा सा आप बार बार रिवाइज कीजिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाले और वीआईपी टाइप के केस हैं, तो इनको थोड़ा सा आप उनके पॉइंट्स इस केस में क्या कहा गया ये आपको कंप्लीट करना है। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा और इसको मैं अभी यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को ठीक लगे तो इससे आप दोबारा दे सकते हैं और फाइल भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। चलिए गाइस, तो आप मिलते